R2। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सीरीज में अभी हम इसको ड्राइव भी कर लेंगे, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 ओम प्लस 6 ओम, कितना हो जाएगा 4 ओम R1 है और 6 ओम R2। तो ये आपका सीरीज का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 10 ओम। तो सीरीज का रेजिस्टेंस आपका 10 ओम हो गया। तो ये जो सीरीज का, क्योंकि इस समय सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये सीरीज का रेजिस्टेंस है और यही टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, यही टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। वैसे अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करें सेल का, मान लो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कंसीडर कर लिया कि भाई सेल के अब अंदर भी उसका रेजिस्टेंस है उसके इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड की वजह से, और वो रेजिस्टेंस जो है वो मान लो हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लो कम ही है, कितने ओम का ले लिया हमने, 2 ओम का ले लिया। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी हम कंसीडर कर लेते हैं 2 पल के लिए, तो कितना ले लिया हमने, मान लिया 2 ओम ले लिया। तो अब पूरे सर्किट का अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो पूरे सर्किट, जो पूरा सर्किट होता है, जब सर्किट हमारा कंप्लीट होता है तो 2 रेजिस्टेंस होते हैं, एक तो बाहर का रेजिस्टेंस होता है जिसे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और एक सेल या बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस होता है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, जो टोटल रेजिस्टेंस है आर टोटल का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, तो इस समय टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है आपका, सीरीज का जो रेजिस्टेंस है, बाहर जो रेजिस्टेंस है 2 ही है, R1 और R2, ये 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या है, RS है, जो सीरीज में है 10 ओम है, तो ये टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने जो लिया है वो कितना है, 2 ओम है। तो उस हिसाब से टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सीरीज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस यानी RS प्लस R। तो टोटल रेजिस्टेंस उस हिसाब से जो हमें मिलेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस जो उस हिसाब से मिलेगा वो हमें मिलेगा आपको जो है 10 ओम प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका जो हो जाना है वो कितना हो जाना है 12 ओम। तो 12 ओम हो गया, तो 12 ओम हो गया। तो करंट अगर आपको निकालना होता है, जब भी आप करंट निकालते हो तो करंट जो होता है वो क्या होता है, करंट जो होता है वो होता है वोल्टेज ऑफ सेल यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं बोलेंगे, अभी मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर किया है। तो अभी तो मैंने इसको ले लिया है क्योंकि अभी मुझे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाना था, ये तो आगे जब आता है किरचॉफ लॉ के बाद बताना था, मैंने थोड़ा सा ले लिया पहले ही। तो अभी आप वैसे ही मान लो कि जो इसकी वोल्टेज है वो कितनी है, V है, तो वोल्टेज है 20 ओम। तो वोल्टेज टोटल सर्किट में जो, अभी तो एक सोर्स हमने सिंगल सोर्स लिया है, एक ही सेल है, जरूरी नहीं सर्किट में एक ही सेल हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ग्रुप में हो सकते हैं, मिक्स ग्रुप में हो सकते हैं, कई सेल है, सीरीज में हो सकते हैं, पैरेलल में हो सकते हैं। यानी अगर कई सेल भी है, चाहे वो सीरीज में हो, चाहे वो पैरेलल में हो, चाहे मिक्स ग्रुप में है, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी बैटरी हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से, लेकिन अभी तो एक ही है तो उसकी वोल्टेज लेते। तो जो वोल्टेज है सर्किट में, सोर्स है उसकी वोल्टेज कितनी है, V उसकी वोल्टेज है। तो करंट होता है वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो है, तो वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज हमारा जो आ रहा है वो है 20 वोल्ट, तो वोल्टेज हमारा जो है वो 20 वोल्ट है, तो वोल्टेज हमारा 20 वोल्ट है। और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, एक्सटर्नल जो था वो सीरीज का 10 ओम था और इंटरनल जो था वो सेल का वो 2 ओम था, तो टोटल कितना हो गया 12 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओम। तो वोल्ट पर ओम यानी वो एम्पियर हमारी यूनिट होती है, तो इतने एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं हम, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, तो 10/6 और 5/3 यानी 5/3 एम्पियर आपका करंट आएगा।
पर अभी मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस बताने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे बताना भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ एक आपको की कॉन्सेप्ट आपका कहीं मिस ना चला जाए ये आपको पता। अभी हम जो पढ़ेंगे, अभी क्योंकि मैं सीरीज पैरेलल बता रहा हूँ, इनका कॉम्बिनेशन बताऊंगा, तो बेसिक क्लास है 10th की है। तो अभी हम जितने भी लेंगे केस, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हम मान के ही चलेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सेल का, 0 है। वो भले हो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम ही होता है। किसी भी सेल को देखोगे तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम है या 0.4 ओम है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम होता है। तो आप उसको चाहो तो कंसीडर करना चाहो तो कर लो। अभी तो मैंने 2 ओम ले लिया था, ठीक है। वैसे अच्छे सेल होते हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम होता है, तो उस हिसाब से पहले मैंने 2 ओम लिया था, अभी मैंने काफी कम ले लिया। मान लो 2 ओम नहीं लेते, हम क्या ले लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम ले लेते हैं या 0.4 ओम ले लेते हैं। अभी 0.4 ओम ले लिया, तो आप देखो कितना हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो लगभग लगभग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर है। इंटरनल रेजिस्टेंस उस पर ज्यादा फर्क नहीं डाला, और अच्छा सेल होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस और कम होगा उसका। अगर इलेक्ट्रोड में इंप्योरिटी जितनी कम हो, इलेक्ट्रोड जितनी प्योर होंगी, इलेक्ट्रोलाइट जितने अच्छे होंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो मान लिया बहुत अच्छा ले लिया हमने, तो कितना हो जाएगा आप इंटरनल रेजिस्टेंस आप कितना कंसीडर कर लिया हमने 0.1 ओम, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा 10.1 ओम हो गया। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो टोटल रेजिस्टेंस है जो, वो ऑलमोस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर है। लगभग 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 किसके बराबर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर है। और इस समय क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज के बराबर, सीरीज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दो ही हमने ली है कॉम्बिनेशन में, तो टोटल रेजिस्टेंस बाहर जो दो रेजिस्टेंस है सीरीज में उनके सम के बराबर ही है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा ही फर्क है, क्योंकि सीरीज का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, सीरीज का आ रहा है 10 ओम और टोटल कितना आ रहा है 10.1 ओम। तो यानी हम अभी ये मान के चले, और भी बढ़िया होता है तो काफी लो भी होता है। ये तो हम क्योंकि कैलकुलेशन दिक्कत आती है, काफी कम होते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0.01 ओम भी हो सकता है, 0.02 ओम भी हो सकता है। तो अभी हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, बहुत बाद में बात होगी, किरचॉफ लॉ के बाद होगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को अभी हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो नेग्लेजिबल मानेंगे तो ऑलमोस्ट हम उसको 0 मानेंगे। तो अगर आप 0 मानोगे तो आप देख लो, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का किसके बराबर है इस समय, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर ही, इंटरनल तो कंसीडर किया ही नहीं। तो ये ऑलमोस्ट क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम ही हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के रेजिस्टेंस के बराबर है, और वो कितना है हमारा 10 ओम है। तब हमारा करंट कितना होता है, तो करंट वही सेम चीज आ जाती है। जो करंट होता है वो क्या होता है, वोल्टेज ऑफ द सोर्स अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सोर्स की कितनी है, तो सोर्स की जो वोल्टेज है हमारी वो है 20 वोल्ट। सोर्स की वोल्टेज है 20 वोल्ट, और रेजिस्टेंस जो हो गया हमारा, टोटल रेजिस्टेंस इस समय हमारा किसके बराबर, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज के रेजिस्टेंस के बराबर है। तो कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस 20 अपॉन में 10, कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा कितना 2 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से भी R1 रेजिस्टेंस में से भी कितना जा रहा है, R1 रेजिस्टेंस में से भी करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर जा रहा है, और R2 रेजिस्टेंस में से भी करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब सीरीज में चाहे कितने भी रेजिस्टेंस लगे हो, सब में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो सब में करंट सेम होता है, तो R1 में से भी 2 एम्पियर जा रहा है, R2 में से भी 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो R1 R2 के अक्रॉस ना पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, वोल्टेज अलग होगी। क्या होगी, वोल्टेज अलग होगी। तो दोनों में ही करंट कितना जा रहा है, जो हमारा करंट आया वो कितना आ गया, हमारा जो करंट आया वो आया 2 एम्पियर। तो करंट हमारा 2 एम्पियर आया, इसमें से भी करंट आई जा रहा है, इसमें से भी करंट आई जा रहा है। तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज होगी कितनी V1, R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी V2। ये किसके अक्रॉस वोल्टेज है, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस। जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कहाँ का मिलता है,
पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलता है, सेल के अक्रॉस मिलेगा, बैटरी के अक्रॉस मिलेगा, इंडक्टर के अक्रॉस मिलेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस मिलेगा, किसी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस मिलता है। तो अभी तो हम सिंपली रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो अभी तो हमें रेजिस्टेंस, बैटरी और सेल की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जो वोल्टेज है, वो रेजिस्टेंस, सेल और बैटरी के अक्रॉस मिलेगा। तो R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V1 R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, V2 वोल्टेज होगी। आपने ओम्स लॉ पढ़ ही रखा है, तो ओम्स लॉ आपने पढ़ रखा है, आपने पढ़ा होगा कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आप सिंपल तो बोल देते हो कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो एक्चुअली तो क्या है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इफ अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट। लेकिन अभी तो डायरेक्ट अगर हमें करना है, अभी हम ओम्स लॉ पे नहीं जा रहे, तो अभी जो वोल्टेज है वो क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, कितना करंट है, करंट इसमें गया है I, और रेजिस्टेंस कितना है इसका R1। इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें भी करंट सेम है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहेगा, क्योंकि एक सिंगल पाथ ही मिल रहा है करंट को जाने के लिए, कोई अल्टरनेट पाथ नहीं है उसके पास जाने के लिए। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, I R2। हम निकालना चाहे निकाल सकते हैं, तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। तो करंट कितना था हमारा 2 एम्पियर, और R1 रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। करंट जो है हमारा वो है 2, और R1 रेजिस्टेंस कितना हमारा 4, तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट किसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ, यानी 20 वोल्ट की जो बैटरी थी उसका 8 वोल्ट तो R1 के ही अक्रॉस ड्रॉप हो गया। R2 के अक्रॉस देखते हैं कितना ड्रॉप करेगा, तो I कितना था, I तो वही 2 एम्पियर था, इंटू R2 का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है, तो कितना हो जाएगा ये 12 वोल्ट। तो आप देखो, जिसका सीरीज में देखो, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसके अक्रॉस वोल्टेज कम है, पर करंट दोनों में क्या है, सेम। R2 रेजिस्टेंस बड़ा है किससे, R1 से, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है 6 ओम, R1 का रेजिस्टेंस कम है 4 ओम, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसके अक्रॉस वोल्टेज कम। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि करंट तो दोनों में क्या है, सेम है। करंट तो दोनों में क्या है, सेम है। और आप देखोगे कि जो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है उनका सम जो है सोर्स की वोल्टेज के क्या है, बराबर है। आप खुद ही देखो, जो सोर्स की वोल्टेज है वो किसके बराबर है, जो सोर्स की वोल्टेज है वो बराबर है V1 प्लस V2। V1 प्लस V2, यानी वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस, दोनों का सम करोगे तो क्या हो जाएगा, नेट वोल्टेज ऑफ द सोर्स, नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। यानी जितनी सोर्स की वोल्टेज है वो सारी वोल्टेज ड्रॉप होनी है दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, दोनों ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस R1 और R2, दोनों वोल्टेज के अक्रॉस, दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वो होगा फर्स्ट रेजिस्टेंस की वोल्टेज V1 प्लस सेकंड रेजिस्टेंस की वोल्टेज V2, उन दोनों का क्या होगा, सम होगा। उन दोनों का क्या होगा, सम होगा। तो यहीं से अगर हम देखना चाहें, ये चीज तो सिंपल ही है, तो अगर हम यहीं से निकालना चाहें तो रिलेशन हमें मिल जाएगा। हम चाहें तो रिलेशन निकाल सकते हैं। वो ये वाला जो रिलेशन है, इसकी सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो इतना होता है, हम यहाँ से अभी ड्राइव कर सकते हैं। पर मैं एक बेसिक चीज और बता देता हूँ, अगर हम एक और रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो कंसीडर कर नहीं रहे, वो 0 है तो उसको हटा ही देते हैं। हम एक और रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं इसके सीरीज में। हम एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं, हम 10 ओम का एक और हमने रेजिस्टेंस ले लिया। तो एक और रेजिस्टेंस हमने ले लिया, अब हमने ले लिया R3 रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस हमने लिया, R3 रेजिस्टेंस ले लिया। R3 रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, मान लो वो कितने ओम का ले लेते हैं, 10 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो हमने R3 रेजिस्टेंस 10 ओम का ले लिया, तो हमने 3 रेजिस्टेंस सीरीज में क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। 3 रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए।
तो कोई नहीं, आपको पता ही, आपने 10th में पढ़ा ही है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितने भी रेजिस्टेंस हो सीरीज में तो सबका अलजेब्रिक सम होता है, सबका अलजेब्रिक सम है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 है, 4 होते तो R प्लस R4 एंड जितने भी टाइम्स हो, अभी तो हम 3 4 की बात कर रहे हैं। तो 3 है तो क्या है, तीनों का अलजेब्रिक सम होगा। इस पूरे में आप एक चीज ध्यान दो, ये 4 ओम का, ये 6 ओम का, ये 10 ओम का, यानी R1 से बड़ा है R2, R2 से बड़ा है R3। तो जो सीरीज का जो रेजिस्टेंस अब आएगा वो कितना आएगा, 4 प्लस 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20। तो आप खुद ही देखो, जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस आया 20 वो, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में कौन है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन है, 4 से बड़ा 6 ओम, 6 से बड़ा 10 ओम, यानी R1 से बड़ा R2, R2 से बड़ा R3, सबसे बड़ा R3 यानी 10 ओम का रेजिस्टेंस है। सीरीज का रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा आ रहा है पूरे सर्किट का। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है ना वो मैक्सिमम हो जाता है, वो इंक्रीज करता है, मैक्सिमम हो जाता है। इसलिए करंट जो होता है ना वो मिनिमम हो जाता है, डिक्रीज करता है सीरीज में। अगर खूब सारे डिवाइस को आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे ना तो सभी डिवाइस को तो सीरीज में जो है हमने देखा कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो करंट जो है वो मिनिमम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो सीरीज में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस सीरीज की वैल्यू, नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज में जो वैल्यू आएगी वो उससे ज्यादा ही है और करंट मिनिमम होगा। तो आप खूब सारे डिवाइस को सीरीज में कनेक्ट कर दो तो होगा क्या कि रेजिस्टेंस हर एक डिवाइस का है तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और सर्किट में करंट बहुत मिनिमम हो जाएगा। और सर्किट में करंट अगर मिनिमम हो जाएगा तो हो सकता है जिस डिवाइस को करंट कम चाहिए वो तो ऑपरेट करे, पर जिस डिवाइस को करंट ज्यादा चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, वो ऑपरेट ना करे या इनसफिशिएंटली, इनएफिशिएंटली क्या करे, ऑपरेट करे। तो हम उस पर बात नहीं करेंगे अभी, हम तो इस पे बात करेंगे। तो अब हम देखेंगे, तो अब करंट बदल जाएगा क्योंकि सीरीज में क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही करंट फ्लो करता है किसके अंदर, सर्किट के अंदर। तो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो सर्किट के रेजिस्टेंस को देखते हुए फ्लो करता है। कई बच्चे कहते हैं सर R1 रेजिस्टेंस आ गया तो करंट यही जब घट गया तो अगले में तो और कम जाएगा, तो R2 में और घटेगा तो R3 में और कम जाएगा। नहीं, ऐसे फ्लो नहीं होता ना। करंट जो फ्लो है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो उन्हें किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से मतलब नहीं होता, उन्हें तो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस से मतलब होता है। और वो सर्किट के क्या है, वो सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से फ्लो करता है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या है, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से फ्लो करता है। इसलिए सीरीज में जितने भी डिवाइस आएंगे, रेजिस्टेंस आएंगे, सब के अंदर करंट क्या करेगा, सेम फ्लो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक हमने एडिशनल रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट कर दिया है तो करंट क्या, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया तो करंट डिक्रीज करेगा। अब टोटल कितना हो जाएगा, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, अब तो कितना है 4 प्लस 6 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, तो 20 हो गया। तो पहले 10 था अब 20 हो गया, डबल हो गया रेजिस्टेंस। तो अभी हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, फिर वही बात है, इंटरनल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज का रेजिस्टेंस के बराबर 20 ओम हो गया। तो अब कितना हो जाएगा, अब क्या, वोल्टेज तो सेम है क्योंकि हमारा सोर्स तो सेम है, सोर्स को हमने बदला नहीं, सेल तो वही है। तो कितने वोल्ट है वो, 20 वोल्ट है। तो 20 वोल्ट है, और सीरीज में जो रेजिस्टेंस आया वो कितना रेजिस्टेंस है, सीरीज टोटल रेजिस्टेंस आपका सीरीज के रेजिस्टेंस के बराबर है। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके सीरीज के रेजिस्टेंस के बराबर है, और वो कितना आ गया आपका, वो आ गया आपका 20 ओम। तो आपका कितना हो गया ये 1 वोल्ट पर ओम, यानी एम्पियर, 1 एम्पियर। तो करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, डबल हुआ, तो करंट कम हो गया, कितना हो गया, हाफ हो गया।
अब पहले देखो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना था, पहले टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में जो फ्लो कर रहा था, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का जो था वो कितना था 10 ओम। हमने एक एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड किया सीरीज में 10 ओम का, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस डबल हो गया 20 ओम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस हमारा 20 ओम हो गया। तो जब 10 ओम रेजिस्टेंस था टोटल, तब 2 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो कर रहा था। और जैसे ही हमने क्या किया, रेजिस्टेंस डबल कर दिया, तो हमारा करंट जो हो गया वो क्या हो गया, हाफ हो गया। रेजिस्टेंस डबल हुआ तो करंट हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया। तो करंट हमारा हाफ हो गया। तो आप खुद ही देखो, फर्क ही नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा। आप अगर वैसे उस हिसाब से आप देखो, तो अगर हम देखें तो 10 इंटू 2 और 20 इंटू 1 कितना आएगा, करंट इंटू वोल्टेज, करंट इंटू वोल्टेज कितना आ रहा है, 20 वोल्ट ही आ रहा है, जो कि आपके सोर्स के पोटेंशियल यानी वोल्टेज के बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो आप खुद ही देखो, इसका मतलब क्या है, जो सेल की वोल्टेज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से मेंटेन रहता है और वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो करंट कम होता जाएगा, और करंट इंटू रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, और वो वोल्टेज है सोर्स की, और वो उतनी ही रहेगी, वो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। तो इसको अगर हम ड्राइव करना चाहें तो हम ये ड्राइव भी कर सकते हैं रिलेशन की, सीरीज में जो है वो क्या हो जाएगा। तो अब आपको पता है अभी तो कहाँ कहाँ अब उतना नहीं ड्रॉप होगा, V1 में अब 8 वोल्ट नहीं होगा, ये तो पहले की कंडीशन थी। V2 में अब 12 वोल्ट नहीं होगा, पहले की कंडीशन थी। अब कितना होगा, अब तो हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हमारा V1 में जो वोल्टेज है, V1 के अक्रॉस जो यानी R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी होगी। तो वोल्टेज आपको पता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, IR1। करंट कितना है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस 4, तो 1 इंटू 4 कितना हो गया, 4 वोल्ट। तो अब V1 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट ड्रॉप करेगा। फिर हम देखेंगे किसके अक्रॉस, V2 के अक्रॉस। तो V2 के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, अब यानी R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा, तो वो होगा V2, और वो V2 कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी क्या होगा, I इंटू R2। करंट कितना है इसके अंदर, करंट तो सीरीज में सब में सेम है, 1 एम्पियर सब में जा रहा है, तो सभी में जाएगा, तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई, वोल्टेज में जो गिरावट आई वो कितनी है, 6 वोल्ट, इधर 4 वोल्ट, कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो R3 के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगी। अब R3 के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, R3 में भी सेम करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा, I करंट जाएगा। I करंट जाएगा तो कितना हो जाएगा, V3 अगर हम देखते हैं V3 के लिए, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 रजिस्टर, तो वो कितना हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, I इंटू R3, I इंटू R3, I इंटू R3, यानी करंट इन द सर्किट इंटू रेजिस्टेंस। तो कितना है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट इसके अक्रॉस। तो R1 के अक्रॉस 4 वोल्ट, R2 के अक्रॉस 6 वोल्ट और R3 के अक्रॉस 10 वोल्ट। ये सिंपल इसलिए मैच कर रहे हैं 4 4 6 6 10 10 कि मैंने इस तरीके के वैल्यू ले ली है कि करंट 1 एम्पियर आ जाए, इसलिए ये वैल्यू मैच कर रही है। अगर हम क्या करेंगे, वैल्यू बदल देंगे तो ये भी बदल जाएंगे, तो ये मैच नहीं करेंगे। लेकिन अभी सिंपल है, तो आप खुद ही देखो, जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ज्यादा क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि करंट तो सीरीज में क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ऐसा नहीं है कि करंट किसी ज्यादा वाले रेजिस्टेंस को देख के चलता है या कम वाले को, उसे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं होता, तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस देखता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, टोटल एक्सटर्नल प्लस टोटल इंटरनल, और उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करता है पूरे सर्किट में, और सेम करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल जो वोल्टेज होगी, ओवरऑल वोल्टेज जो होगी तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस, जो ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप हुई होगी वो तो उतनी होगी ना जितनी सेल दे रहा है वोल्टेज।
तो वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो 20 वोल्ट ही होनी चाहिए ओवरऑल वोल्टेज। तो वो कितनी होगी, तो ओवरऑल वोल्टेज जो आ जाएगी उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, ओवरऑल वोल्टेज हमारी है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उनके सम के बराबर है, क्योंकि इस समय तो तीनों सीरीज में। तो जो टोटल वोल्टेज होती है वो सभी रजिस्टर की इंडिविजुअल वोल्टेज के सम के बराबर होती है, पर करंट तो सब में क्या रहता है, सेम रहता है। तो वोल्टेज जो आ जाएगी वो अगर हम देखें यहाँ पे कर लेते हैं, अब इसको अलग से कर लेते हैं। तो जो वोल्टेज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये अगर हम देखें, अब उसी रिलेशन के हिसाब से देखते चले जाते हैं, तो उसी के हिसाब से जो V1 था वो कितना था, आपने पढ़ा होगा कि V1 हमारा जो था वो कितना था, I R1, और जो V2 था वो हमारा कितना था, V2 हमारा था I R2। ऐसे जो V3 होगा वो हमारा कितना होगा, V3 होगा हमारा I R3। कितना हो जाएगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ये है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो मैं वैल्यू डाल दे रहा हूँ सीधा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 हमारा है I R1, V2 हमारा है I R2, V3 है हमारा I R3। उस हिसाब से जो हो जाएगा, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम इनका, हमें तो पता नहीं अभी, तो ठीक है हम एक आइडेंटिटी फाइंड कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें फॉर्मूला 10th में पता था तो हमने सीधा अप्लाई कर लिया। मान लो अभी हम आइडेंटिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, ड्राइव करना चाहते हैं एक्सप्रेशन, तो अभी तो ठीक है वैल्यू की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो इनकी वैल्यू को तो हटा दो। तो उस हिसाब से अगर हम देखते चले जाए, तो करंट तो सब में क्या था, सेम था। इसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 इस तरीके से थे, तो R1 R2 और R3 इस तरीके से इसमें थे। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे अब, तो ये आया एक्सप्रेशन। मान लिया हमें तो पता नहीं कि इन तीनों का सम कितना होगा, हमें क्या पता कि अलजेब्रिक सम के बराबर, मतलब इन जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा सीरीज में, वो सबका सम ही होगा। हमें थोड़ी पता है, वो तो हमने 10th में पढ़ा था तो याद हो गया। लेकिन ये एक्सप्रेशन कैसे है, तो मान लेते हैं इन सब का जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। हम मानते हैं कि मान लिया इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जो भी नाम देना चाहो, कि मान लिया सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R नोट है, या कोई और नाम, क्योंकि सीरीज की बात हो रही तो RS है, कोई हमने RS से डिनोट कर दिया। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो कोई नहीं, सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो करंट तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही चला था, नेट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही चला था, तो करंट तो उतना ही जाएगा। तो करंट तो इक्विवेलेंट में भी कितना जाएगा, तो करंट तो इक्विवेलेंट में भी कितना जाएगा, वही सेम जाएगा, आई जाएगा। तो इसमें भी कितना जाएगा, आई जाएगा। और जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस है, इसकी जो वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होगी, इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो सोर्स की वोल्टेज के बराबर होगी। तो क्या होगी, वो सोर्स की वोल्टेज के बराबर होगी, यानी कितनी होगी, 20 वोल्ट होगी। इस तरीके से। तो हमें तो एक चीज पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जो वोल्टेज है, वो होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी कितना हो जाएगा, आई आर एस। यानी करंट इन दी सर्किट, करंट सेम है। आप कहोगे करंट क्यों नहीं बदला, करंट इसलिए नहीं बदला भाई, ये तो तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है, चाहे ये जो भी हो, अभी हमें वैल्यू नहीं पता जितना भी हो, पर ये उन सबका नेट है, इक्विवेलेंट है। तो करंट तो सेम ही रहेगा, करंट तो नेट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही सर्किट में फ्लो कर रहा था, और करंट सेम है, और नेट रेजिस्टेंस RS है। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होगा, सोर्स की वोल्टेज के बराबर हो। तो वो कितना होगा, वो आपका कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, कितना है, तो नेट वोल्टेज जो सोर्स की है वो कितनी होगी, IRS।
आपको पता है करंट सेम है, करंट टोटल रेजिस्टेंस देख के चला था, तो करंट कैंसिल, तो आर एस कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 के लिए ड्राइव कर लो, 2 के लिए ड्राइव कर लो, 4 के लिए कर लो। तो बेसिकली एक आइडियल सिचुएशन यही है कि जब भी आपको ये छोटी मोटी डेरिवेशन तो आती नहीं है, तो ये 3 के लिए ही कर ली हम। तो ये सीरीज में हमने देख लिया कि सीरीज में हमने देखा कि जो हमारा रिलेशन आया वो कितना आया, वो तीनों ही रेजिस्टेंस के अलजेब्रिक सम के बराबर आया। और हमने देखा कि R1 से बड़ा क्या था R2, R2 से बड़ा क्या था R3। इसीलिए जो नेट रेजिस्टेंस आया वो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस था उससे ज्यादा ही आया, यानी सीरीज में रेजिस्टेंस मैक्सिमाइज हुआ, करंट मिनिमाइज हुआ। ठीक है, एक और चीज, जिसके पास जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस उतनी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी। आप खुद ही देखो, R1 से बड़ा R2, R2 से बड़ा R3, हम करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करंट तो सब में सेम है क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम रहेगा, तो इसमें भी मल्टीप्लाइड बाय आई, इसमें भी मल्टीप्लाइड बाय आई, इसमें भी मल्टीप्लाइड बाय, सब में करंट तो सेम जा रहा है। तो I इंटू R1 क्या है हमारा V1, I इंटू R2 क्या है हमारा V2, I इंटू R3 क्या है हमारा V3। तो जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उसकी वोल्टेज, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उतना ज्यादा है, क्योंकि करंट तो सब में क्या है सेम है। हालांकि ये फंडामेंटल बातें हैं, ये सब आपने 10th में भी पढ़ ली होंगी, पर ये क्या करें, ये चैप्टर की स्टार्ट जो है उसी तरीके से है, क्योंकि सीरीज पैरेलल तो 10th का ही है, थोड़े सर्किट भी आपने 10th में ही पढ़ लिए हैं, तो इसका 10-20% तो 10th बेस है ही, तो वो पढ़ाना ही पड़ेगा, बेस से शुरू करना पड़ेगा। अब अगला आता है, ये तो हमने सीरीज में पढ़ लिया। अब देखते हैं हम क्या पैरेलल, तो पैरेलल में देखेंगे और फिर क्या है, फिर हम कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक आधा क्वेश्चन जो है आपको देता हूँ, आप सर्किट में जो है आप कुछ चीजें फाइंड करके मेरे को बताओ। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ। कितना टाइम है, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप 3 पार्ट लिखो। फर्स्ट पार्ट है आपको खुद से ही करना है, आप मेरे को इसमें आंसर आप चैट बॉक्स में बता देना। तो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट neglecting the internal resistance of the battery, neglecting the internal resistance of the battery। सेकंड आपको लिखना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर। सेकंड है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर। थर्ड आप लिखो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। आप लोगों के पास 5 मिनट है, आप करके बताओ। एक बार टाइम बताओ, बच्चों से पूछ लें कि इस तरीके की ऑडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम कर, एक बार ये देखना है कि ऑडियो में कोई प्रॉब्लम थी या वीडियो में कोई प्रॉब्लम थी, ये तो हमें पता चले। हेलो, कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, ये तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था तो बच्चे ने कर ही दिया है। तो अभी हम बात कर लेंगे, पहले एक चीज देख लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। सिंपल ही था, हमें करंट फाइंड करना है, वो बड़ा सिंपल है, मैंने सबसे पहले ही बताया था टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को कितना बोला, इसको नेग्लेक्ट करना है तो कितना ले लिया हमने, 0 ले लिया। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 0 है, वो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ही बराबर होगा। और नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्योंकि सेल सिर्फ सिंपल सेल करा रेजिस्टेंस सिर्फ सिंपली सीरीज में कनेक्टेड है, तो कितना हो जाएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, नेट एक्सटर्नल प्लस नेट इंटरनल। नेट एक्सटर्नल 0 था, और नेट इंटरनल सॉरी 0 था, और नेट एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस था वो क्या था, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका जो है वो सीरीज में ही कनेक्ट है तीनों रेजिस्टेंस, तो सीरीज की कॉम्बिनेशन के हिसाब से था, तो आर एस के बराबर। और आर एस आपको पता ही है कितना है, आर एस आपका पता है कितना हो जाएगा, आर एस है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सम है, आपने कर ही लिया होगा जल्दी से, पर मुझे तो बताना है, हो सकता है किसी का कोई कॉन्सेप्ट मिस हो, हालांकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कितना हो जाएगा, 2 प्लस 8 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 ओम, यही है। और वोल्टेज हमारी 40 है, तो हमने पहले ही देखा था कि जो करंट होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो करंट होता है वो वोल्टेज अपॉन में क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वोल्टेज कितनी है हमारी, वोल्टेज हमारी कितनी है 40 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आ गया हमारा 22 ओम। इतने एम्पियर हमारा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 20/11 हो गया ये, तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो इस तरीके से रहेंगे, डेसिमल में बदलने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में आगे जाके दिक्कत होती है। अब हम सबके अक्रॉस क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 होगी। V1 वोल्टेज जो है आपको पता है, या V1 वोल्टेज जो होगी वो आपको पता है। करंट तो सब में सेम है, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, एक बार रिपीटेशन हो रहा है ये चीजों। तो क्या है, कितना हो जाएगा, तो I इंटू R1, इसमें जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा I इंटू R2, इसमें जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा I इंटू R3। तो उस हिसाब से देखते चले जाते हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 20/11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40/11। तो 40/11 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वोल्टेज वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 160/11 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा 240/11 वोल्ट। और आप सबका सम कर लो, आपने अभी देखा था, आप अगर सम करना चाहो तो आप सम करके देख लो। तो नेट वोल्टेज जो होती है वो क्या है, नेट वोल्टेज है V1 प्लस V2 प्लस V3, कितनी हो जाएगी, V1 आपकी आएगी 40/11, V2 आपकी आएगी 160/11 और 240/11। सबको आप सम कर लो, तो सबका सम करोगे तो वही आ जाएगा।
कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा ये 200, तो 440 बाय 11 तो कितना हो जाएगा 40 वोल्ट आ गया। तो सेम आ गया। तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि नेट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, तो वो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों का सम होगा, तो वो कितना हो जाएगा 22 ओम हो गया। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी थी, तो 160/11 फ्रैक्शन में ही रहने को डेसिमल। और तीसरा था 12 ओम के अक्रॉस कितनी होगी, तो 250/11 वोल्ट। तो सीरीज का ही बताया अभी मैंने। अब हम आ जाते हैं पैरेलल में, फिर हम करेंगे मिक्स में। एक्चुअली ये तो सारा 10th का ही है, तो 12th में जो है सीरीज और पैरेलल सब मिक्स लेके फिर पूरा सर्किट होता है, उसको करना पड़ता है। तो ओम्स लॉ पे है, सीरीज पैरेलल पे है क्वेश्चन। किरचॉफ लॉ से पहले जब हम करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं करते, तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन नहीं है, वो किरचॉफ लॉ जब सीख लेंगे उसके बाद ही हम करेंगे। तो अभी हम पैरेलल को पढ़ लेते हैं थोड़ा। बच्चों की ऑडियो ऑन है? हेलो बेटा, आवाजें आ रही है सबको? यस सर। अरे समझ भी Yes, बोर्ड sir. पे दिख रहा है नहीं दिख रहा? वीडियो सिग्नल में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही? वीडियो में आ रही है बेटा दिक्कत? ऑडियो में? हेलो हाँ बेटा, वीडियो में आ रही है कमल? जी सर। वीडियो में दिक्कत आ रही है? नहीं सर, दिक्कत नहीं आ रही। और ऑडियो में? ऑडियो भी अच्छी है सर। ठीक आ रही है ना? ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक, आज तो वैसे मैं ट्रायल के लिए ही देखा था मैं, क्योंकि सेटअप एक दिन लग गए थे 2 दिन, ये इसलिए कि एक बार देख लें किस तरीके से है। थोड़ा सा वर्चुअल क्लास में मैंने पहले ही बोला था कि वर्चुअल क्लास है तो आपको कंसंट्रेशन लेवल अपना डबल रखना पड़ेगा और आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, और मेरा भी। ठीक है, देखते हैं जी रेजिस्टेंस सर। देखते हैं बेटा। सेकंड अब देखते हैं। माइक बंद कर दो सबके। रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में क्या होता है, करंट को फ्लो करने के लिए ना मल्टीपल पाथ मिल जाते हैं, कई पाथ उसको मिल जाते हैं। जैसे हम धीरे से समझते हैं, मान लिया हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, मान लो इसको R2 रेजिस्टेंस बोल दिया। ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो वैल्यू चाहे कोई भी लेना चाहो तो ले लो। मान लिया हमने ले ली 4 ओम की वैल्यू ले ली, और हमने एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो हमने एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल। तो हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया एक एंड, दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, तो करंट इसमें फ्लो करेगा। मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, ये इसकी वोल्टेज कह लो, पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, या ईएमएफ कह लो, क्योंकि जब तक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान के चल रहे हैं, हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तब तक उसका ईएमएफ और पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो किसी भी सेल की ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल होगा या ऑलमोस्ट 0 होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अब देखो, अभी एक सिंगल पाथ प्रोवाइड हो रहा है, तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा और करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट को एक पाथ प्रोवाइड हुआ, एक सिंगल पाथ ही प्रोवाइड है, तो करंट को R2 में से गया। मान लो हमने एक रेजिस्टेंस और इसके ऊपर दिखा दिया, हमने एक रेजिस्टेंस हमने और ले लिया इसके ऊपर, और वो रेजिस्टेंस हमने ले लिया R1 रेजिस्टेंस। तो ये हमने एक R1 रेजिस्टेंस ले लिया, तो ये R1 रेजिस्टेंस है, और हमने इसको भी इसके साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। R1 को भी हमने R2 के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, सारा करंट R2 में से चला जाएगा, R1 में से कुछ नहीं जाएगा। क्यों? ऐसा तो नहीं है। वो अलग बात है कि अगर R1 का, यानी ऐसा नहीं हो सकता, R1 की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, कुछ करंट तो उसमें से जाएगा, कुछ करंट तो उसमें से जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सारा रेजिस्टेंस जो है R2 में से चला जाए। एक ही कंडीशन में जा सकता है सारा का सारा करंट R2 में से, अगर R1 का जो रेजिस्टेंस है वो इनफिनिटी हो, इनफाइनाइट हो।
अगर R1 का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो वो तो एक इंसुलेटर हो गया, क्योंकि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अगर हम इंसुलेटर की बात नहीं कर रहे, अगर प्रॉपर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसका एक फाइनाइट डेफिनेट रेजिस्टेंस होता है। तो करंट तो उसमें से कुछ ना कुछ जाता है, कम या ज्यादा वो एक अलग चीज है, तो उसमें से कुछ ना कुछ करंट जाएगा। तो जिसमें करंट, आप ध्यान देना, आप करंट पॉजिटिव टर्मिनल से चला, यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंच गया, इसको कहते हैं जंक्शन कहते हैं। आप कहोगे जंक्शन क्यों कहते हैं? ये जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से करंट ना बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि करंट को यहाँ उधर जाने के लिए, यानी मैं इसका नाम रख देता हूँ, इस जंक्शन को बोल दे रहा हूँ जंक्शन ए, और दूसरे वाले सामने वाले जंक्शन को बोल दे रहा हूँ जंक्शन बी। ये जंक्शन ए है और ये जंक्शन बी है। तो जंक्शन ए पे जो आया है करंट, वो तो आई आया, अब जाएगा करंट। अब करंट को जाने के दो पाथ मिल रहे हैं। करंट के पास एक तरीका तो ये है कि वो R2 में से चला जाए, और करंट के पास एक तरीका यह है कि वो किस में से चला जाए, वो R1 में से चला जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि सारा करंट R1 में से कर चला जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारा करंट R2 में से चला जाए। तो इसका मतलब क्या है, करंट बटेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ करंट R1 में से जाएगा और कुछ करंट R2 में से जाएगा। तो करंट कैसे डिसाइड करेगा किसमें से ज्यादा जाना है, किसमें से कम जाना है? तो ये एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां से करंट क्या होता है, कम फ्लो करेगा, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं कि अभी इस हिसाब से ले लेते हैं, इसको 2 ओम ले लेते हैं, R1 रेजिस्टेंस को 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो R1 जो है छोटा है R2 से, R1 2 ओम का है, R2 4 ओम का है, तो R1 में से करंट जो है ज्यादा जाएगा, R2 में से करंट जो है वो कम जाएगा। पर जितना भी करंट R1 R2 में से जाएगा, उनका जो सम होगा वो टोटल करंट के बराबर ही होगा, क्योंकि भाई जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे ज्यादा या कम थोड़ी नहीं होगा। तो जो भी यहाँ पे करंट आया, मान लिया यहाँ पे 8 ओम का करंट, 8 एम्पियर का करंट आया, 8 एम्पियर का करंट आया, तो हो सकता है 2 एम्पियर जो है उस हिसाब से इसमें ज्यादा जाना है, इसमें कम जाना है। हो सकता है कि R2 में से जो है 2 एम्पियर का चला जाए और R1 में से 6 एम्पियर का चला जाए, यानी R1 में से ज्यादा जाना है, R2 में से क्या जाना है, कम जाना है। वो कुछ भी हो सकता है, मैं तो एक वैसे हाइपोथेटिकल वैल्यू ली है, ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ करंट को 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो R1 में से मान लो करंट चला गया I2, और R2 में से करंट चला गया कितना, I1। करंट को 2 रास्ते मिल रहे थे ना। अगर करंट R2 में से नहीं जाना चाहता तो करंट R1 में से चला जाए, पर ऐसा तो नहीं है कि करंट R2 में से नहीं जाए। क्यों? क्योंकि वो तो जब ही पॉसिबल है जब R2 इंसुलेटर होगा, और ऐसा भी नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है कि करंट किसमें से चला जाए, R2 में से चला जाए। तो करंट R2 में से जब ही जाएगा जब R1 में से बिल्कुल ना जाए। सारा करंट R2 में से जब ही जाएगा वो जब होगा जब R1 इंसुलेटर है, पर दोनों एक रजिस्टर है, दोनों का एक डेफिनेट फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ करंट जाएगा। कम जाना वो डिपेंड करता है कि उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितने हैं। R2 का रेजिस्टेंस R1 से ज्यादा है तो R2 में करंट कम जाएगा, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो R2 में करंट कम जाएगा और R1 में करंट ज्यादा जाएगा। ये एक सिंपल सा है, क्योंकि जो पैरेलल में जो है ना मल्टीपल पाथ मिल गए। मल्टीपल पाथ का मतलब कि भाई इधर से आ रहा था, जैसे ये समझो एक हाईवे आ रहा है और इधर से खूब सारी गलियां जा रही, तो हाईवे में से ट्रैफिक आया तो कुछ इस गली में से चला गया, कुछ उस गली में से चला गया, कुछ उस गली में से होते हुए और वापस फिर से इकट्ठा होके फिर हाईवे पे चला गया। तो मल्टीपल पाथ उसको मिल जाते हैं। तो अभी तो मैंने 2 रेजिस्टेंस के लिए लिया, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो अभी 2 पे ही समझ लेते हैं, तो सिंपल ही है। तो पैरेलल में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट अलग अलग जा रहा है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जा रहा है, पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्यों सेम है आपको मैं बता देता हूँ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए सेम है कि अगर R2 को हटा दें, वैसे माइंड से हटाना, मतलब अभी हम फिगर से नहीं हटा रहे, या ऐसे समझ लो R2 को छुपा लो, तो आप एक चीज देखो कि R1 जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट है किससे, बैटरी से। तो R1 का जो वोल्टेज होना चाहिए वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए।
अगर हम R1 को छुपा लें तो R2 का जो वोल्टेज है, R2 का जो वोल्टेज है वो भी, R2 भी डायरेक्ट कनेक्टेड है किससे, सेल या बैटरी से, सेल से, तो उसका भी वोल्टेज किसके बराबर है, सेल के बराबर होगा। तो यानी R1 और R2, अगर हम R2 को हटा ही देते हैं तो R1 में से करंट जाएगा ही जाएगा। हाँ वो अलग बात है, सारा जाएगा, लेकिन क्योंकि R1 तो डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, उसे R2 से कोई लेना देना नहीं। और ऐसे ही अगर हम क्या कर दें, अगर हम क्या करें, R1 को हटा देंगे तो ठीक है, सारा का सारा R2 में से जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड है किससे, बैटरी से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मान लो इसका सर्किट ब्रेक हो गया बाय दी वे R1 का, R2 में से करंट फ्लो कर रहा होगा, उसे R1 से कोई, हाँ वो अलग बात है कि तब I2 नहीं करेगा, सारा उसी में से करेगा। तो इसका मतलब दोनों अगर हम देखें तो दोनों का जो कनेक्शन है, R1 भी डायरेक्ट कनेक्टेड है बैटरी या सोर्स से, R2 भी डायरेक्ट कनेक्टेड है बैटरी या सोर्स से, तो R1 का भी वोल्टेज बैटरी या सोर्स के बराबर होगा, R2 का भी वोल्टेज बैटरी या सोर्स के बराबर होगा। तो दोनों सीरीज में हमने देखा था करंट सेम होता था और जो है वोल्टेज अलग अलग होती थी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोल्टेज सेम होगी पैरेलल में, और क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे करंट अलग अलग है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी होगी, R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो उतनी होगी जितनी सोर्स की है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो भी कितनी है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज भी कितनी होगी, V होगी, वो भी कितनी है, बैटरी या सोर्स के क्या है, बराबर ही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप है, वो सोर्स के बराबर है। R2 के अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो सोर्स के बराबर है, यानी सेल के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, अगर हम देखें वोल्टेज ये होगा, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वो तो ओम्स लॉ ही लगेगा, अभी तो हम सीधा ही लगा रहे हैं। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, R1 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। R2 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, R2 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2, और उसका कितना रेजिस्टेंस है, R2। तो R1 में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 करंट फ्लो कर रहा है और उसका रेजिस्टेंस R1 है, और R2 में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 करंट है और उसका रेजिस्टेंस R2 है। वोल्टेज सेम है, करंट अलग है, रेजिस्टेंस अलग है। इसका मतलब क्या है, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसमें जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो जंक्शन पे करंट जंक्शन पे बटा, यहाँ से I1 करंट, R1 में से I1 करंट होते हुए आया है और R2 में से I2 करंट होते हुए आया। तो A जंक्शन पे करंट बढ़ गए थे, I1 I2 हो गए थे, और B जंक्शन पे फिर जाके दोनों क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो फिर से कितने हो जाएंगे, I1 प्लस I2, यानी टोटल करंट के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल करंट, किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। टोटल करंट हो जाएगा I के बराबर। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा, हम निकाल भी सकते हैं। तो हम डेरिवेशन बाद में कर लेंगे, अभी तो हमें 10th में फॉर्मूला पता है, उस हिसाब से हम करके देखते हैं वो फॉर्मूला ठीक है कि नहीं है, फिट है, फिर हम ट्राई कर लेंगे। तो हम इसको कुछ वैल्यू ले लेते हैं। तो सेल की वैल्यू हमने ले ली, मान लो कितना ले लो, 12 वोल्ट का सेल ले लो आप। तो आप वैसे आपने कर ही रखा है, कितना हो जाएगा उस हिसाब से देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो पैरेलल में हमने देखा था, पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ही लेके चल रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम आगे कंसीडर करेंगे, आदत नहीं बनाना है अभी से। अभी के लिए मान लो कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये 10th के लेवल की बात है। 12th में तो हम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे ही करेंगे। ध्यान देना पड़ेगा कि उन्होंने नेग्लेक्ट करने को बोला है या कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगर वैल्यू है तो इग्नोर नहीं कर सकते हम, अब उस हिसाब से देख रहे हैं। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो दोनों का क्या है, दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में आपने पढ़ा था, तो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल के बराबर 2 होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का। अब जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का जो है
इंटरनल स्ट्रेंथ सर्किट का तो नहीं होता, इंटरनल स्ट्रेंथ हमेशा सोर्स का होता है, बैटरी या सेल का। तो सेल की बात कर रहे हैं तो सेल का इंटरनल स्ट्रेंथ जो है हम कितना कंसीडर कर रहे हैं, सेल का इंटरनल स्ट्रेंथ हम 0 ले रहे हैं। तो सेल का इंटरनल स्ट्रेंथ कितना है, 0 है, नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं अभी। और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ जो है वो, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल के तो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ जो होगा REX वो पैरेलल के बराबर होगा। और आपको पता है पैरेलल में जो होता है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है, तो अगर दो रेजिस्टेंस की बात है तब तो ये फॉर्मूला फिट बैठ जाएगा। जनरल फॉर्मूला अलग है, दो के लिए क्या है, दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों रेजिस्टेंस का सम, दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों रेजिस्टेंस का सम। पर ये दो ही में चलता है ये फॉर्मूला, ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो ये फॉर्मूला फेल है, ये नहीं होगा। वो जनरली सम लेंगे जो आपने पढ़ा होगा 10th में, कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो किस हिसाब से होगा, तो वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2, अगर तीसरा भी होता तो 1/R3, चौथा होता तो 1/R4, पर अभी तो दो है तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो कितना हो जाएगा, पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा 1/R3। तो ये है जनरल, तो तीन में नहीं चलता ये फॉर्मूला, आप ध्यान देना, अभी बता दूंगा तीन में क्यों नहीं चलेगा। ये दो के लिए ही चलेगा ये वाला फॉर्मूला, ये तो ओरिजिनल है, ये तो सब में चलेगा, तीन होंगे चार होंगे कितने भी हों ये तो चल ही जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से देखते हैं पैरेलल में, अगर हम देखते हैं तो पैरेलल में जो होता है ना वो रेजिस्टेंस ना मिनिमाइज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, करंट इंक्रीज करता है तो पावर भी इंक्रीज करती है। तो आपके घरों में जितने भी कनेक्शन होते हैं, जो भी डिवाइस के जो जितने भी डिवाइस हैं, सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, सब आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। इसका फायदे भी हैं, इसके फायदे हैं, एक तो रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया और करंट क्या है, करंट आपका मैक्सिमम है, तो सभी डिवाइस को सफिशिएंट पावर मिल जाती है। दूसरा, अगर किसी डिवाइस के लिए सर्किट ब्रेक कर गया, जैसे R1 का ब्रेक कर गया, तो कोई बात नहीं, R1 ऑपरेट नहीं होगा, R2 तो ऑपरेट होगा, तो वही डिवाइस पर नहीं ऑपरेट, बाकी सारे ऑपरेट होते रहेंगे। करिए तो बात इसमें देखते हैं अब हम, कितना हो जाएगा पैरेलल में, तो 1/RP इक्वल टू कितना है 1/2 प्लस 1/4, कितना हो जाएगा 1/RP इक्वल टू कितना है 4, तो ये कितना है 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो RP इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। आप इससे भी निकालो सेम ही आएगा, दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों रेजिस्टेंस का सम, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2 × 4 कितना हो गया 8, और दोनों का सम 2 + 4 कितना हो गया 6, 8/6 यानी 4/3। तो दो के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन के लिए दिक्कत है, क्योंकि तीन के लिए क्या है, आप कभी सोचो तीन के लिए हो जाएगा कि R1 × R2 × R3, तीनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अपॉन में तीनों रेजिस्टेंस का सम, तीन के लिए नहीं होता। तीन के लिए आप करके देख लो, आप देखो इसका एलसीएम भी लेके देखो क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। 1/RP तीनों का ले लो तो कितना हो जाएगा R1 R2 R3, तो यहाँ क्या हो जाएगा R2 R3, यहाँ क्या हो जाएगा R1 R3, यहाँ क्या हो जाएगा R1 R3। तो देखो अलग आएगा, ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो तीन के लिए नहीं है वो तो एक जनरल है, दो के लिए तो तुरंत जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए है कि दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों का सम, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका जो आ गया वो आ गया था कितना, पैरेलल में थे तो कितना आ गया 4/3, 4/3 ओम है। हमें तो इसके फॉर्मूले पे जाना नहीं था, फॉर्मूले तो सब बच्चों ने 10th में पढ़ ही रखे हैं, हम एक ड्राइव कर लेते हैं इसके लिए फॉर्मूला, तो इसके लिए फॉर्मूला मैं जल्दी से ड्राइव कर देता हूँ, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें आप देखो जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि सोर्स ने तो जो टोटल करंट दिया सर्किट में वो आके जंक्शन पे क्या कर गया, डिस्ट्रीब्यूट कर गया, और अलग अलग रेजिस्टेंस में बट के अलग अलग करंट चला गया। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था उसमें कम करंट चला गया, जिसका रेजिस्टेंस कम था उसमें ज्यादा करंट चला गया, पर इस तरीके से करंट गया कि वोल्टेज सबकी क्या है सेम रही, और वो वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज के बराबर रही। क्यों, क्योंकि सारे के सारे डायरेक्ट कनेक्टेड है सोर्स से, ठीक है, उनको एक दूसरे से लेना देना नहीं, सब डायरेक्ट कनेक्टेड है, बस करंट ही क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे
तो टोटल करंट कितना आया था, आई आया यहाँ से करंट आया आई, इसमें R1 में गया I1, R2 में गया I2, तो उस हिसाब से कितना हो गया, फिर यहाँ से I1 और यहाँ से I2, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इकट्ठा होकर करंट कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, तो नेट करंट कितना होगा I1 प्लस I2, ये आपका होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो I1 किसके बराबर है, हमने देखा कि वोल्टेज तो सबकी सेम है, सोर्स की V वोल्ट थी, R2 की भी V वोल्ट है, R1 की भी V वोल्ट है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे V इक्वल टू I1 R2, V इक्वल टू I2 R2, और यहाँ V तो 12 वोल्ट है, तो I1 R1 का प्रोडक्ट 12 वोल्ट होना चाहिए, I2 R2 का प्रोडक्ट भी 12 वोल्ट होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट भी आप कंसीडर कर सकते हैं, आप खुद ही देखो कि भाई प्रोडक्ट 12 वोल्ट होना चाहिए, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, तो 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो किससे मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, तो 6 से करेंगे, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जाएगा 6 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो उसमें 6 एम्पियर का करंट जा रहा है। इसमें अगर देखो 4 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें कितना जा रहा है 3 एम्पियर का क्या जा रहा है करंट जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट है वो सोर्स की वोल्टेज के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो उस तरीके से ही जा रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस था 2 ओम, तो और हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 वोल्ट, इसका 4 ओम, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 वोल्ट, उस हिसाब से हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल जो आएगा ना, टोटल हम देखें I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 6 प्लस 3 9 एम्पियर करंट आना चाहिए, ये तो देखते हैं, ये डेरिवेशन हमें तो निकालनी थी, मैं थोड़ा वैल्यू से भी समझाने की कोशिश कर रहा था, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो हमने देखा V इक्वल टू कितना है I1 R1, तो I1 जो आ गया वो क्या हो गया V बाय R1, ऐसे ही V इक्वल टू कितना है हमारा I2 R2, तो I2 हमारा जो हो गया वो कितना हो जाएगा V बाय R2, तो I1 है V बाय R1, I2 है V बाय R2, यही हो गया, हमने वैल्यू डाल दी I1 की जगह भी और I2 की भी जगह, हमें पता था ना जो नेट करंट था, जो टोटल करंट था वो कितना था I1 प्लस I2, I1 कितना है V बाय R1, I2 कितना है V बाय R2, इस तरीके से। तो हमें तो पता नहीं नेट कितना होगा इसका, अगर हम देखें वैसे तो अगर आप टोटल निकालना चाहो तो आप सीधा फॉर्मूले से निकाल ही सकते हो। हमने देखा था कि जो नेट रेजिस्टेंस आया था, अगर हम 10 का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें, वो अभी हम ड्राइव कर भी रहे हैं, तो डायरेक्ट अप्लाई करें तो कितना आ रहा था नेट, जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस था वो 4/3 ओम आ रहा था। तो उस हिसाब से हमने देखा था कि जो करंट होता है वो क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज तो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारा सेल है 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट का सेल है सॉरी, तो और टोटल रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस है, और हमने देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो अभी हम कंसीडर कर ही नहीं रहे सेल बैटरी का, तो वो तो हम 0 ले रहे हैं, तो उसकी बात ही नहीं करनी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो हमारा जो हो जाएगा वो क्या है, दोनों पैरेलल में कंबाइंड है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए RP लिख देते हैं। तो टोटल वोल्टेज कितनी थी 12 वोल्ट थी, और पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा था वो हमारा आ रहा था 4/3। हमने एक और चीज देखी, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका कितना 36/4, तो 36/4 एम्पियर यानी कितना हो जाएगा 9 एम्पियर, आप खुद भी देख सकते हो, तो 9 एम्पियर ही आ रहा है। हम तो अभी खैर वैल्यू ड्राइव कर रहे हो, तो मैं एक रिलेशन दिखा रहा था कि सारे रिलेशन ट्रू है, आप मैच कर लो, सारे रिलेशन ट्रू है। आप देखो ये रिलेशन भी ट्रू है, I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I1 हमने देखा ना, I1 कितना था, I1 6 था, I2 कितना था 3, तो सम कितना हो गया दोनों का 9 हो गया, तो 6 प्लस 3 9 है, रिलेशन ट्रू है। और हमने ये भी देखा कि इसका रेजिस्टेंस कम था तो करंट इसमें ज्यादा है, इसमें 2 ओम था तो करंट ज्यादा था 6 एम्पियर, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा था तो करंट कम है, 4 ओम था तो करंट कम है कितना 3 एम्पियर।
रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे करंट कम होता जाएगा, रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा करंट जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस घटाते जाओगे तो करंट बढ़ता जाएगा इस तरीके से। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है इसमें कांस्टेंट होता है। तो आप डायरेक्ट भी फाइंड करना चाहो तो फाइंड कर सकते थे रिलेशन के हिसाब से। वोल्टेज तो सबकी, क्योंकि सब डायरेक्ट सोर्स से कनेक्टेड है, 12 वोल्ट का बैटरी है, सेल है, तो आपको पता है 2 ओम का था तो किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 6 से, यानी 6 एम्पियर का करंट जा रहा है। इसका 4 ओम था तो किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से करें तो 12 होगा, तो यानी इसके अंदर 3 जा रहा है। 6 + 3 कितना आ रहा है, 9, टोटल कितना है 9। तो इससे और एक और चीज है कि R1 R2 बड़ा था किससे, R1 से, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था उसमें करंट कम है, तो I2 कम होगा किससे, I1 से। रेजिस्टेंस ज्यादा है, R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, हेंस I2 इज लेस देन I1। क्या कह सकते हैं, I1 इज ग्रेटर देन I2। तो R2 इज ग्रेटर देन R1, तो I1 इज ग्रेटर देन I2, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, R1 में I1 और R2 में I2, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, यानी I2 R2 इक्वल टू I1 R1, क्योंकि ये क्या है, ये भी वोल्टेज V है और ये भी वोल्टेज V है, तो वोल्टेज तो सबके अक्रॉस क्या रहना है, सेम रहना है। हमने एक और चीज देखी, जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है ना उससे भी कम होता है। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, करंट मैक्सिमाइज हो जाता है, पावर डेसिपिएशन, पावर जो खर्च होती है सर्किट में वो भी मैक्सिमम होती है। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम, तो यानी सबसे छोटा रेजिस्टेंस, अभी तो मैंने 2 ही कंसीडर किए हैं, तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस R1 है तो उससे भी क्या है, कम। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो R1 से भी कम है, सबसे छोटे वाले से भी कम है। खैर हम अपनी डेरिवेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो 10th की थी, मैंने थोड़ा बताया, इसमें देख लेते हैं। अब हमें तो पता नहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये तो मैंने ये बताने के लिए सारा बताया कि आपने जो भी रिलेशन अब तक पढ़े थे 10th में, सीधा याद किए थे, ड्राइव तो किए नहीं थे, वो सारे ट्रू, ठीक है। और आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट पता चल जाए, एक जनरल आइडिया पता चल जाए कि सर्किट में हो क्या क्या रहा है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें नहीं पता दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस कितना है, जितना भी आप मान लो, हमें तो पता नहीं, पर कुछ तो होगा नेट। तो मान लिया कुछ जो होगा नेट, वो नेट जो रेजिस्टेंस है उसको हम कुछ भी मान सकते हैं, उसको हम R' मान सकते हैं, R0 मान सकते हैं। तो अब क्योंकि पैरेलल में हम कह रहे हैं तो हमने उसको RP मान लिया। तो ठीक है, अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा वो हमने RP कंसीडर किया है, तो वो रेजिस्टेंस तो उनका इक्विवेलेंट ही है ना, नेट ही है, तो सारा करंट उसमें से ही जाएगा। तो इस आरपी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज होगा, वो भी सोर्स की वोल्टेज के बराबर होगा, यानी कितना होगा, वी ही होगा। और करंट, जो टोटल करंट सर्किट में फ्लो कर रहा था वो सारा का सारा इक्विवेलेंट में जाएगा, तो कितना हो जाएगा। तो आपको पता है जो वोल्टेज है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो आरपी बोल रहे हैं, उसकी वोल्टेज सोर्स के बराबर है। और वोल्टेज जो होगी और जितना भी करंट सर्किट में जो टोटल फ्लो कर रहा था सारा इक्विवेलेंट में ही जाएगा, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी आई इंटू आरपी वो कितना होगा, वी होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पे देख लें तो निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब क्योंकि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने क्या कंसीडर किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आरपी कंसीडर किया और सारा करंट उसी में से जा रहा है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज सोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ से आई कितना आ जाएगा, वी बाय आरपी हो जाएगा। तो आई जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वी बाय आरपी। तो अगर देखें वोल्टेज तो क्या रहती है, पैरेलल में क्या सेम थी, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम थी, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम थी, तो आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, वी कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो वी से क्या हो जाएगा, वी से वी कैंसिल। तो आप देखो 1 बाय आरपी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये तो मैंने 2 के लिए लिए, 3 हो जाएंगे तो क्या है, सेम ही, कोई बड़ी चीज नहीं। अगर 3 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, करंट फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, इस तरीके से।
तो अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर भी सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट ही हो रहा था, ठीक है। तो अलग अलग में हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वोल्टेज तो सबकी क्या रह रही थी, सेम। तो हमने एक चीज देखी थी, I1 R1, I2 R2 और I3 R3, ये तीनों ही बराबर। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है ना, वो तो क्या रहेगा, पैरेलल में कांस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट कम, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3 इक्वल टू V। V क्या है, नेट वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो नेट वोल्टेज ऑफ द सोर्स हो गया। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस तरीके से तो सबको इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू कितना है, I1 R1, V इक्वल टू कितना है, I2 R2, V इक्वल टू कितना है, I3 R3। हमें तो इंडिविजुअल I1 I2 I3 से मतलब है, तो V बाय R1 इक्वल टू I1, V बाय R2 इक्वल टू I2, V बाय R3 इक्वल टू I3। और वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है कि करंट इंटू रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो पैरेलल में क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा। करंट इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा। जिस लूप में रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा उसमें करंट इंक्रीज करेगा, जिसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा उसमें करंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मल्टीपल लूप बन जाते हैं, वो अभी हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या, V बाय R1, ये हो जाएगा आपका V बाय R2, ये हो जाएगा आपका V बाय R3, इस तरीके से। तो हमने देखा फिर वही बात आ गई है। अगर हम देखें इक्विवेलेंट ये था, तो RP कितना हो जाएगा, V इक्वल टू कितना होगा, IRP। क्योंकि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब समझो तीन लिए थे हमने, R1 R2 R3, तीनों का इक्विवेलेंट जो है वो हमने RP मान लिया। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होगा, नेट वोल्टेज ऑफ द सोर्स होगा। तो V इक्वल टू IRP, तो कितना होगा, V बाय RP इक्वल टू I है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, V बाय RP। V बाय RP है, तो आपको पता है क्या कॉमन ले सकते हो आप, इसमें से V कॉमन ले लोगे। हालांकि ये डेरिवेशन भी आप 10th में देखोगे तो बड़ी सिंपल है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, एक रिलेशन है, डेरिवेशन तो क्या कहें इसे। तो ये है, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RP। बस ध्यान ये देना है कि जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि दो रेजिस्टेंस होंगे पैरेलल में, तभी वो करना है कि दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो दोनों रेजिस्टेंस के सम से। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है बस दो के लिए, बाकी तीन हो चार हो तो ये नहीं लगेगा, तब तो हमें इसी से करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मैं ऐसा सर्किट बना के दे रहा हूँ, ये तो सीरीज है, पैरेलल है, जिसमें मल्टीपल हो, जिसमें सीरीज भी हो एज वेल एज पैरेलल भी हो, उसमें आप करंट फाइंड करो, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप कर लेना, और फिर देखते हैं फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं बच्चों की, इसके बारे में बात करें।
ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसमें तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट लिखो, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वो इंटरनल रेजिस्टेंस मान के चलना कि अभी हम नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं, तो अभी मैं उसको बोल भी ना, नेग्लेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नेग्लेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेकंड पार्ट लिखना है इसमें, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस across 10 ohm resistor, find the potential difference across 10 ohm resistor. Also find current in 4 ohm resistor. Also find current in 4 ohm resistor. थर्ड पार्टी था, मैंने अटैच ही कर दी। एक ये क्वेश्चन आप लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, उतार लो, मैं जल्दी से फिर सेकंड क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। एक बार बच्चों का माइक ऑन कर दीजिए। हेलो बेटा, हेलो सर हेलो सिवेक, सिवेक, कमल, हेलो। हेलो। हाँ बेटा, कमल आ रही है आवाज? जी सर। निशांत आ रही है बेटा? यस सर। आज सिवेक आ रही है? हेलो। नहीं आ सर रही शिवेक बेटा? ने लेफ्ट कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। क्या भास्कर आ रही है? हेलो, चलो जो है मतलब रब कर दे रहा हूँ। मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, उतार लिया आप लोगों ने? माइक बंद कर दिया। रब कर रहा हूँ मैं बेटा। ये 10 ओम रजिस्टर है, 4 ओम रजिस्टर है, 8 ओम रजिस्टर है और 40 वोल्ट का सेल है। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें आप करना फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 रजिस्टर
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 रजिस्टर। R1 रजिस्टर जो है 10 ओम का, R2 रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम का, R3 रजिस्टर जो है वो 30 ओम का, R4 रजिस्टर जो है वो 40 ओम। तो R1, R2, R3, R4 और हमारी जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 रजिस्टर। सेकंड क्वेश्चन है, find the net resistance in the circuit. Find the net resistance of the circuit. Find the net resistance of the circuit. Find the net current in the circuit. Find the net current in the circuit. और इसमें फोर्थ क्वेश्चन लिख लेना, also find the power dissipated in the circuit. Also find the power dissipated in the circuit. हालांकि पावर बता ही नहीं है, पर एक बार आप कोशिश करना, मैंने आप लोगों के लिए दे दी है वैसे। कितनी देर की हो गई है? पूछ लेते हैं उनसे क्या क्या प्रॉब्लम है। इंडिविजुअली पूछना पड़ेगा ना। एक मिनट, पहले उसका ओपन करते हैं, सबसे पहले निशांत का करते हैं। निशांत का ऑडियो और वो दोनों। हेलो निशांत बेटा। यस सर। हाँ आ रहा था बेटा, दिख रहा था, समझ आ रहा था? यस सर, समझ आ रहा था। दिख रहा था? यस सर। ऑडियो में दिक्कत हो रही थी? नो सर। और वीडियो में? नो सर। ठीक है, आज तो वैसे ट्रायल देख रहा था मैं सेटअप का, कि ये देख रहा था कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चल ठीक है, इन दो क्वेश्चनों को करो। कल की क्लास की लिंक मैं भेजूंगा, ठीक है? लिंक वैसे जो है डेली 4 बजे से पहले आ जाया करेगी, ठीक है? ओके। उसको ठीक है बेटा। अब मैं दूसरे से बात कर, कमल का कर दो। हेलो कमल बेटा। हेलो। जी सर। ऑडियो वीडियो सब आ रहा था, समझ दिख रहा था? जी सर बट सर वीडियो क्वालिटी सर थोड़ी लो आ रही थी सर। वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो थोड़ा। आ रही थी। नेट ठीक है तुम्हारा? जी सर, नेट तो एयरटेल का है सर। अच्छा चलो ठीक है, एक बार नेट का देख लो, मैं भी इधर देख लूंगा इशू ऑडियो की। जी सर, ऑडियो तो अच्छी है ऑडियो ठीक आ रही थी। सर। हाँ बोल बेटा। सर ये जूम मीटिंग से अच्छी सर दूसरा ऐप है सर, सिस्को वेबएक्स सर, उस पे मीटिंग सही हो जाती है सर। कौन सा? किसको? सर सिस्को वेबएक्स। हाँ है, गूगल मीट भी है, एक दो और है। अभी तो मैं आज इस पे ट्राई कर रहा था जूम पे। अभी एक दो दिन जूम पे कर लेते हैं, नहीं समझा? इसमें से जी जो भी सर। है, वैसे तो देख मोस्टली लोग जूम पे ही कर रहे हैं, और फिर देख जी लेंगे सर। अगर इसमें दिक्कत होगी तो उसमें करेंगे, ठीक है? बाकी ये दो जी सर। क्वेश्चन करियो, मैं लिंक ना डेली 4 बजे से पहले आ जाया करेगा, ठीक है? ओके सर। कि एक ओके अभी सर। 2-3 दिन लगेंगे, अभी तो मैं ट्रायल लेके देख रहा हूँ कि मतलब क्या है, कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, हर बच्चे से बात करनी पड़ेगी ना। जी सर। ठीक ठीक है बेटा। लावण्य कुमार। लावण्य बेटा। हेलो। हेलो सर। हाँ क्या कर रही है? आ रहा था तेरे को समझ? हाँ जी सर, आ रहा था। दिख रहा था? वीडियो क्वालिटी दिख रही थी? हाँ सर, बस थोड़ा थोड़ा ना वो थोड़ा ब्लर था। थोड़ी हाँ वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी, पर हाँ हाँ, ऑडियो सही थी। ऑडियो ठीक थी, वीडियो में दिक्कत आ रही थी तुम्हें? हाँ हाँ सर। ठीक ठीक है, चल उसको कल करेंगे फिर, ठीक है? आज मैं पहला ट्रायल इसीलिए लिया था। ठीक है, इन दो क्वेश्चन को करियो, कल करेंगे फिर इस चीज को। 4 बजे से पहले मैं ओके लिंक भेज दूंगा बेटा। ठीक है सर, ठीक ठीक है। ठीक ठीक है बेटा। उसके बाद करते हैं, श्रेया से बात करते हैं। हाँ बेटा श्रेया।
यस सर। हेलो, अरे दिख रहा था तेरे को? सर जो आपने R1 R2 किए थे वो छोटे थे तो समझ नहीं आ रहे थे सर। अच्छा, दिख नहीं रहे थे। और ऑडियो ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही थी सुनने में? नो सर। बस उसमें वीडियो में दिक्कत आ रही है। यस सर। कितना फिर तो थोड़ा सा का समझ कम आया होगा, कितने % समझ आया फिर? तो ये तो पुराना ही था ना तो सारा हो गया। हाँ, वो तो पुराना, इसीलिए मैंने पुराना टॉपिक ही लिया, क्योंकि मैं पहले देखना चाह रहा था बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसीलिए मैंने 10th और वैसे भी इसे बेस से ही पढ़ाया जाता है, इसी लेवल से पढ़ाया भी जाता है। 3rd चैप्टर का 20% जो है वो सारा 10th बेस ही है। कोई नहीं, इसके लिए करते हैं, ठीक है, देखते हैं। बाकी लिंक ना, क्लास होगी ना तो 3 साढ़े 3 बजे लिंक आ जाया करेगा, ठीक है बेटा? यस बाकी सर। ये 2 क्वेश्चन करियो, बाकी देखते हैं इसमें जो सुधार हो सकता है कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। और कौन है? विजय। हेलो विजय हेलो। बेटा। हाँ बेटा, जी क्या सर। क्या दिक्कत आ रही थी? सर सही थी, बस वो वीडियो क्वालिटी में थी थोड़ी। वीडियो क्वालिटी, ऑडियो में? हाँ, ऑडियो में भी ऑडियो तो सही थी सर, बस वीडियो में थी, डिजिट्स नहीं दिख रही थी। डिजिट्स नहीं दिख रही थी? अच्छा अच्छा। बाकी ठीक है, इसमें वीडियो में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, इसको कर लेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन नोट कर लिए ना? हाँ सर, कर लिए। इसको करते हैं, फिर इसको एडजस्टमेंट करते हैं, 1 2 दिन जूम पे करके देखते हैं, फिर दिक्कत होगी तो दूसरे ऐप पे देखेंगे फिर, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। और जो है ना, इसमें वीडियो के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, वीडियो के लिए बढ़िया कर लेंगे इसको, वीडियो क्वालिटी के लिए। और 4 बजे से पहले मैं लिंक भेज दिया करूँगा। रह गया भास्कर। हेलो यस सर। बेटा, क्या दिक्कत आ रही थी भास्कर? सर कुछ दिक्कत नहीं थी। नहीं आ तो रही होगी, वीडियो में, ऑडियो में? नहीं, किसी में दिक्कत नहीं थी। मुझे दिख तो रहे सब थे तुझे? क्लियर वीडियो दिख दिख रही थी? रहा। यस सर। पक्का? पक्का सर। कुछ बच्चे कह रहे थे वीडियो के लिए थोड़ी सी दिक्कत की थी। वो और बाकी सब बीच बीच में एक दो बार ब्लर हो रही थी, बाकी तो सब ठीक था। बाकी थी ऑडियो में? ऑडियो तो ठीक थे सर। ऑडियो ठीक थी, ठीक ठीक है। तो बाकी कोई बात नहीं, डेली 3 साढ़े 3 बजे लिंक आ जाया करेगा। अभी देखते हैं, अभी ट्रायल करते हैं, अभी तो आज ट्रायल ही था, तो 2 दिन पे ट्राई करते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक ओके है, सर। ओके बेटा, ठीक है। ठीक ठीक है। सबका ऑन कर दिया? और कौन है? कोई रह गया बच्चा? हाँ सर। अब 1 मिनट, वो कौन है? चल ठीक है, इसके उसका ऑफ कर दे, सबका ऑफ कर दे, उसका ऑन कर दे बस, इसका भास्कर का। हेलो भास्कर। यस सर। हाँ अच्छा, तो उसने ज्वाइन किया था, सिवेक ने छोड़ दिया, लीव किया क्या उसने? सर उसने तो 5 बजे ही लेफ्ट कर दिया था। तुरंत ही क्या? यस सर। अच्छा, क्या उसको वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आ रही थी क्या? सर पता नहीं, उसकी शायद दूसरी क्लास होगी या फिर कुछ और। मैं चल उससे ठीक, पूछ लूंगा सर। कोई नहीं, वो तो मैं फोन कर लूँ, कोई बात नहीं। ठीक ठीक है, मैं लिंक भेज दिया करूँगा, ऐसे ही कर लेंगे। ये बता देता। हेलो बेटा। हेलो। अच्छा, ये तो इस समय किसी को सबका माइक ऑफ है ना? ये यूट्यूब पे ये जो वीडियो है मैंने रिकॉर्ड कर लिया, इसको ना यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, तो लिंक आप लोगों को दे दूंगा, तो आप दोबारा देखना चाहो तो एक बार उसमें देख लो। ये जितनी क्लास है इसको रिकॉर्ड किया गया है, और इसको हम यूट्यूब पे डाल देंगे, और आप इसको एक बार रिपीट देख सकते हो, दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? बाकी कल देखेंगे बेटा, कल के लिए देखेंगे, फिर मैं क्लास उस हिसाब से आपको ना लिंक सेंड करूंगा। ठीक है बेटा, लेफ्ट करते हैं, मीटिंग लेफ्ट करते हैं, क्लास लेफ्ट।